Guys, welcome back to my YouTube channel Read for Feed. So today we will discuss about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. This is a part second. So I hope you all are safe and healthy. So let's just start. Let's feed your mind. अभी हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। जो मैंने पार्ट फर्स्ट में कवर किया था उसका रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या कवर किया था। और अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट देख ले एंड उसके बाद ये पार्ट सेकंड उसको अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले लैंड के बारे में पढ़ा था कि लैंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एंड ये हम पूरे अर्थ का 30% एरिया कवर करता है। और जो लैंड है हर जगह की टोपोग्राफी अलग अलग होती है, माउंटेन्स अलग होते हैं, सबकी टोपोग्राफी अलग अलग होती है। कोई प्लेन लैंड्स होते हैं। इस तरीके का लैंड का यूज़ पड़ा था कि हमारा जो लैंड है वो किस यूज़ में आते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस एट्सेट्रा, इन सारे यूज़ में लैंड्स आते हैं। एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज़ पड़े थे। टोपोग्राफी, अवेलेबल ऑफ वाटर, सॉइल एंड क्लाइमेट। एंड ह्यूमन फैक्टर ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट क्या है? लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification, deforestation. Conservation of land resources are very important for us. So conserve the land resources, conserve all the resources. And soil is a thin layer which is closely linked to the land, and landform determine the type of soil. So is now factor of soil formation. So major factors are parent rock and climate factors, and other factors are topography, organic material and time taken to composition of soil formation. कि soil को बनने में कितना टाइम लगा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है उस एरिया की, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे हैं। जो ये सारी चीज़ें हैं ये सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं, इन पर डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। एंड जितना भी सॉइल होती है वो प्लेस टू प्लेस डिफर होती ही है। Now these all are also the factor affecting the soil formation: climate, time, relief, flora and fauna, and microorganism and parent rock. Now degradation of soil and conservation measures. ये सारे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। Now let's come to the water. Water is a vital renewable resources. वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्योंकि वाटर का एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन, इस तरीके से वाटर का रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है। तो इससे वो रिसाइकल होता रहता है, तो इसीलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। एंड 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, मीन्स 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, एंड दैट्स वाई अर्थ कॉल्ड वाटर प्लैनेट। इसीलिए जो अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर प्लैनेट। क्यों? क्योंकि 70% जो एरिया है वो वाटर से कवर है। एंड ओशियन वाटर सपोर्ट रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। हम देखेंगे जो ओशियन वाटर होता है, ओशियन में बहुत सारी आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी, प्लांट्स की, एनिमल्स की। ऐसे ऐसे उसमें प्लांट्स होंगे, ऐसे ऐसे एनिमल्स होंगे, हमने कभी देखे भी नहीं होंगे। एंड ओशियन का जो वाटर होता है बट वो सलाइन होता है, मतलब उस सॉल्टी वाटर होता है, वो हमारे डेली यूज़ के लायक नहीं होता। हम सोचे कि वो फ्रेश वाटर है, वो कंज्यूमेबल वाटर है, वो कंज्यूमेबल वाटर नहीं है। एंड दिस सलाइन ओशियन वाटर इज अनफिट फॉर ह्यूमंस। हमारे पास फ्रेश वाटर है वो 2.7% है टोटल वाटर का, मीन्स 70% हमारा जो 70% जो हमारी अर्थ है वो वाटर से कवर है, और उसका भी 2.7% वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है, मीन्स कंज्यूमेबल वाटर जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। और 2.7% का भी 70% जो फ्रेश वाटर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? आइस शीट, ग्लेशियर, और कुछ ये वाटर कुछ ऐसी जगह पर अवेलेबल है जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, ऐसी लोकेशंस पर है जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते। सिर्फ 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एज अ ग्राउंड वाटर, वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। जितना भी हमारा वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में, लेक्स में, रिवर्स में, ग्राउंड वाटर, ये सारा टोटल वाटर मिलाकर ये सिर्फ हमारा 1% है। फ्रेश वाटर का ओनली 1% है ये। बाकी का मोस्टली जो फ्रेश वाटर है हमारा वो हमारे इनएक्सेसिबल है, या फिर आइस शीट या ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। बट डिमांड जो है वाटर की वो बढ़ती जा रही है, बट वाटर इज कांस्टेंट। हम लैंड की तरह भी, किसी भी रिसोर्स की तरह भी वाटर को हम नहीं इंक्रीज कर सकते, बढ़ा नहीं सकते हैं उसको। नाउ वाटर रिसाइकल।
अभी मैंने आपको बताया evaporation फ्रॉम ओशियंस, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, रिवर्स, यहाँ से हमारा जितनी भी रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमारा वाटर का इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के बाद जब वाटर जो वेपर्स होती हैं वो लो प्रेशर में पहुंचती हैं, तब वहाँ पर उनका कंडेंसेशन होता है। मीन्स जब गैस से वो लिक्विड की फॉर्म में आती हैं तो यहाँ पर वो क्लाउड्स में स्टोर हो जाती हैं, और यहाँ से तो इवेपोरेशन होता है। बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की लीव्स होती है, वहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है। मतलब जो प्लांट्स की लीव्स से भी पानी का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इवेपोरेट होता है, वहां से भी पानी जाता है, जिसके प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जब पानी प्लांट से, किसी भी प्लांट से या किसी भी ट्री से इवेपोरेट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और जब कंडेंसेशन हो जाता है तो उसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन, मीन्स रेन, बारिश होती है। तो बारिश होके फिर से जो पानी होता है वो ग्राउंड पर आ जाता है, फिर से वो सरफेस पर आ जाता है, फिर से वो रिवर्स में, लेक्स में, ग्राउंड वाटर, एज अ ग्राउंड वाटर वो स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से ये वाटर की साइकिल चलती रहती है और वाटर रिसाइकल होता रहता है। नाउ कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज। अब आजकल हम देख रहे हैं कि जो वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी की कमी अक्सर हम देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड क्यों हो रही है, इसके कॉजेज क्या हैं कि वाटर की शॉर्टेज आखिर इतनी हो क्यों रही है। नाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम, इज अ मेजर कॉज। पॉपुलेशन बढ़ रही है बट वाटर उतना ही है, तो जब कंज्यूम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं बट रिसोर्स हमारा उतना ही है, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्टेज होगी ही होगी। नाउ राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, ये सारे जो नीचे कॉजेज हैं ये सारे पॉपुलेशन की वजह से हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हमारे जो फूड के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए सारी डिमांड्स बढ़ रही हैं। और अगर हमारी जितनी भी ये फूड है इसकी डिमांड बढ़ रही है तो इसको हमें प्रोड्यूस करने के लिए वाटर की बेसिक नीड तो है ही है। नाउ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया। यूजेस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हमारे इस्टेब्लिश हो रही हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डे बाई डे इस्टेब्लिश होती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही है, तो उनके लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा बेसिक नीड होती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बहुत कम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से भी पानी की शॉर्टेज हो रही है ना। लो एनुअल प्रेसिपिटेशन मीन्स बहुत कम बारिश पड़ती है अब। एक्सप्लोटेशन एंड कंटेमिनेशन, हम कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर को, उसको पल्यूट कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने एफ्लुएंट्स, अपने वाटर जो रिवर्स होती हैं उसमें छोड़ देती हैं, जिससे वो सारा का सारा पानी पल्यूट हो जाता है। और हम वाटर को केयरलेसली उसको यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी हम देखते नहीं हैं, केयरलेसली उसको यूज़ करने में लगे हुए हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। एंड अनट्रीटेड सीवेज, और जितना भी हम सीवेज मतलब गंदगी जो रिवर्स में छोड़ते हैं, जितना भी हम कूड़ा करकट, जो भी फैक्ट्रीज से जितना भी हम मतलब जितना भी सीवेज हम रिवर्स में रिलीज करते हैं वो सारा अनट्रीटेड होता है। मतलब कुछ भी उसमें डेंजरस हार्मफुल एफ्लुएंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको ट्रीट करके मतलब उसको एक तरीके से प्योर करके उसको नहीं छोड़ते, कि जो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल उसमें एफ्लुएंट्स, जो भी ऐसे कंपोनेंट हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उनको हम निकाल लें, तो हम अनट्रीटेड सीवेज रिलीज कर देते हैं। नाउ एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चर में भी आजकल हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वाटर पल्यूट होता है। एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से तो ऑब्वियस तो होता ही होता है ना। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अब इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया में बहुत कम पानी है, वहाँ पर पानी की जगह नीचे से ऑयल निकलता है, पेट्रोल निकलता है। जो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये वाली कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीका की मोस्ट ऑफ द रीजन में बहुत सारी वाटर की प्रॉब्लम है, वहाँ पर बहुत स्केर्सिटी है वाटर की। यूएसए, वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज है वाटर की, पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है वो फेस कर रहा है वाटर शॉर्टेज को। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब वाटर की इतनी शॉर्टेज हो रही है, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम लोग बहुत केयरलेसली वाटर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसीलिए अब हमें नीड है कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करें ताकि वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। तो ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़, तो अगर हमें जब भी हम अगर एफ्लुएंट्स को
रिवर में रिलीज करते हैं तो उनको सबसे पहले हमें ट्रीट करना है, मतलब उनको थोड़ा सा प्योरीफाई करना है, जो भी उसमें एक्सट्रीम लेवल के हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं हमें उनको वहाँ उसमें से निकालना है, तब उनको वाटर बॉडीज में रिलीज करना है। स्लो द नाउ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन को प्रेफरेंस देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन करना है, हमें फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधे लगाना है, जिससे क्या होगा कि जो उसकी रूट्स होती हैं उससे वो जो रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ होता है, वो कम होता है, और सरफेस रन ऑफ होने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश होने का टाइम मिल जाता है। और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। अगर सरफेस रन ऑफ ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा। तो इसीलिए हम जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे सरफेस रन ऑफ बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन होता है अंडरग्राउंड वाटर का वो बहुत स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश मतलब दोबारा रिन्यू होने में। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें रेन वाटर जितना होता है उसकी हार्वेस्ट करने, उसको मतलब हमें स्टोर करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। ऐसे ही हम देखते हैं कि बारिश पड़ती है, जो जब रेनी सीजन होता है तो बहुत सारा जो वाटर होता है, बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, कोई भी उसको हार्वेस्ट नहीं करता, कोई भी उसको स्टोर नहीं करता। एंड बाय अडॉप्टिंग ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन, तो हमें ये जो ड्रिप इरिगेशन है इसको अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? इसके इस इरिगेशन से क्या प्रॉफिट है? इस इरिगेशन से ये होता है कि जो हम फार्मिंग करते हैं, और जब हम फार्म में पानी देते हैं, खेतों में पानी देते हैं, तो वो डायरेक्ट रूट्स में जाता है, कहीं भी एक्स्ट्रा जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होता है, जिससे हमारा सॉइल एरोजन भी बचता है, वाटर भी हमारा बचता है। तो बहुत सारे इसके मतलब बेनिफिट है, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। बट नॉर्मल फार्मिंग में क्या होता है, नॉर्मल जो इरिगेशन होती है उसमें हम पानी ऐसे ही जो ट्यूबवेल्स होते हैं उनको ऐसे ही चला देते हैं, और ऐसे स्प्रिंकलिंग वाला मतलब ऐसे ऊपर से जैसे पानी को छिड़कते हैं, इस तरीके का वो पानी लगता है खेतों में, तो इससे पानी इधर उधर वेस्ट बहुत होता है, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है। नाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज इक्वल्स टू लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। अब एटमोस्फेयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो जो हमारे आसमान में होता है, जो हमारे स्काई से रिलेटेड होता है, वो सारा होता है एटमॉस्फेयर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एटमॉस्फेयर है हमारा। नाउ जो पानी में जितने भी एनिमल्स प्लांट्स रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर्स। नाउ लिथोस्फीयर, जो जमीन पर रहते हैं वो होते हैं लिथोस्फीयर, और बायोस्फीयर इन तीनों का मिक्सचर होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जो तीनों जगह रह सकते हैं, जो तीनों जगह रहते हैं वो होता है बायोस्फीयर। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर, मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ होता है वो हमें लिथोस्फीयर में भी मिलती है, मतलब ज़मीन पर भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, और हाइड्रोस्फीयर में भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, एंड एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एंड इन बायोस्फीयर ऑल लिविंग आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। अब बायोस्फीयर में सारे जो लिविंग एनिमल्स हैं, सारे जो लिविंग बींग्स हैं, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हैं, अपने अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। एनिमल्स ह्यूमन पर भी डिपेंड है, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड है। तो सारे जो लोग हैं, वो सारे जो लिविंग बींग्स हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने अपने सर्वाइवल के लिए। एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज इक्वल्स टू इकोसिस्टम। जो लाइफ सपोर्टिंग हमारा सिस्टम है, ये सारा जो सिस्टम है इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जितने भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, इतने सारे एनिमल्स, इतनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स होते हैं, ये सारा इकोसिस्टम होता है। जो वेजिटेशन है एंड वाइल्ड लाइफ हमारे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वेजिटेशन से हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें फूड मिलता है। वाइल्ड लाइफ जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ मिलता है। एंड प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट सॉइल एंड ऑल्सो हेल्प टू रिटेन वाटर इन द अर्थ। अब प्लांट लगाने के कितने सारे बेनिफिट हैं। अगर हम प्लांट काटते हैं, अगर हम पेड़ पौधों को काटते हैं
तो उससे बस थोड़ा सा बेनिफिट होता है, उसके मोस्टली सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। बट अगर हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट हैं, उससे कोई भी हमारा हार्म नहीं होता है, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता, सारे के सारे बेनिफिट्स ही होते हैं। तो प्लांट हमें एक तो टिम्बर देते हैं, टिम्बर एक वुड होती है, फर्नीचर वगैरह के यूज में काफ़ी आती है। एंड गिव शेल्टर टू एनिमल्स, शेल्टर देती है एनिमल्स को, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, सॉइल को प्रोटेक्ट करती है, सॉइल इरोजन होने से बचाती है, और वाटर को रिटर्न होने में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वाटर जो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। बट अगर हमारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स होंगे, तो उससे वाटर रिटेन होने में अर्थ में हेल्प होगी, वाटर इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। नाउ वाइल्ड लाइफ क्या होती है? एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक लाइफ्स, इंसेक्ट्स, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हों, एक्वेटिक लाइफ्स हों, इंसेक्ट्स हों, ये सारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं ना। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, एनिमल से भी हमें बहुत कुछ प्रोवाइड होता है, मिल्क प्रोवाइड होता है, मीट प्रोवाइड होता है, हाइड्स उनकी जो स्किन होती है जिसके थ्रू हम बेल्ट, शूज, जैकेट्स ये बनती हैं, वो प्रोवाइड होती हैं, वूल हमें मिलती है उनसे, जिससे हम सर्दियों में बच सकते हैं। एंड इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, और जैसे मधुमक्खी जो बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, उनसे हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है, और वो फ्लावर्स के पॉलिनेशन होने में हेल्प करती है। एंड बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज एन डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, और जो बर्ड्स होती हैं वो इंसेक्ट्स को फीड करती है, वो कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, और कीड़ों मकोड़ों को खाने से क्या होता है कि वो पूरे एनवायरनमेंट को क्लियर करती हैं, क्लीन करती हैं। जैसे कि हमने घरों में देखा होगा, छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, वो सारे जो मच्छर होते हैं उनको खा जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो रहा है, छिपकली का भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया, हमें मच्छर नहीं खाएंगे और छिपकली का भी पेट भर गया। तो ऐसे ये इकोसिस्टम काम करता है। तो बर्ड्स फीड्स ऑन इंसेक्ट, इससे क्या होता है कि जितना भी जो बर्ड्स होती हैं वो हमारे एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं इकोसिस्टम में, एज अ डिकम्पोजर काम करती है इकोसिस्टम में, हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको क्लीन करती हैं। तो सबका अपना अपना एक रोल है, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा इंसान हो, छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े चीज़ तक का एक अपना अपना रोल है। उसको उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, किसी की जगह कोई और नहीं ले सकता। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो वेजिटेशन होता है, नॉर्मल क्रॉप्स जो होती हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं। जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब फैक्टर्स हैं, ये सारे वेजिटेशन के फैक्टर्स हैं। तो वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले, वेजिटेशन किन के ऊपर डिपेंड होता है? टेम्परेचर और मॉइस्चर एंड क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है। नाउ मेजर वेजिटेशन आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, टुंड्रा। टुंड्रा वो होते हैं जो ठंडी जगहों पर होते हैं, जो द कोल्ड रीजन होते हैं। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, ये सारे मेजर हमारे वेजिटेशन में आते हैं। क्रॉप्स, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सारी चीज़ें हमारे मेजर वेजिटेशन में आते हैं। मोस्टली हमारे वेजिटेशन में यही होगा। एंड डेंस फॉरेस्ट इज इक्वल टू हाई सप्लाई ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट डेंस होगा उतनी ज़्यादा वाटर की सप्लाई ज़्यादा होगी। हम देख सकते हैं मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्यों? वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत हाई होता है, सप्लाई ऑफ वाटर बहुत हाई होती है, ग्राउंड वाटर भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो क्योंकि जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एवेपोरेट होने से रोकते हैं, मतलब लेस एवेपोरेशन होता है, तो जिससे जो ग्राउंड वाटर होता है वो एज इट इज ऐसे ही बना रहता है। एवेपोरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। नाउ लो रेनफॉल इज इक्वल टू थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोस। अब जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ पर सूखी झाड़ियाँ, इस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, कांटेदार, जैसे थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन्स। तो क्या होता है, जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, जहाँ पर बहुत कम बारिश पड़ती है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, वहाँ पर थ्रोनी श्रब्स मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा उगती हैं, जिनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, जिनको पानी की नीड ज़्यादा नहीं होती है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर ग्रो करती हैं। एंड मॉडरेट रेनफॉल में शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासलैंड होती हैं। नाउ फॉरेस्ट, डेसिडियस एंड एवरग्रीन, ये 2 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो अपनी लीव्स को, जो अपनी पत्तियों को कभी नहीं
एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज होते हैं जो अपनी पत्तियों को कभी नहीं मतलब गिराते, शेड नहीं होती उनकी पत्तियां, कभी भी गिरती नहीं है, झड़ती नहीं है उनकी पत्तियां कभी भी। ट्रीज कौन से, शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो डेसिडियस में क्या होता है, डेसिडियस में जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को एक टाइम पर, एक सीजन में आके झाड़ देते हैं। क्यों? ताकि जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है, जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है वो ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, मतलब पत्तियों के थ्रू जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, पत्तियों के थ्रू जो इवेपोरेशन होता है वो ना हो। तो इसीलिए वो अपनी सारी जो लीव्स होती हैं उनको शेड कर देती हैं, जिससे जो जो ट्री है, जो प्लांट है वो और लॉन्ग सर्वाइवल हो जाए। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमने फिर से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया है, बहुत ज़्यादा केयरलेसली यूज़ किया है इनको, तो अब हमें ज़रूरत है कि अब हम इनको कंजर्व करें ना। फॉरेस्ट आर हेल्थ, जो फॉरेस्ट है वो हमारी एक तरीके से हेल्थ है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारी हेल्थ भी नहीं होगी। फॉरेस्ट देखो अभी जितने कम फॉरेस्ट होते जा रहे हैं, लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट उतना ही पड़ रहा है। ये डायरेक्ट लिंक है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एयर प्योरिफिकेशन कहाँ से होगा, और वाटर रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे लॉसेज हैं फॉरेस्ट ना होने की वजह से। सो फॉरेस्ट आर हेल्थ एंड प्लांट गिव्स शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जो प्लांट्स होते हैं वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और एक साथ दोनों इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। प्लांट उनको हेल्प करते हैं, एनिमल्स प्लांट को हेल्प करते हैं। तो ऐसे वो अपने एक दूसरे की हेल्प से पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना रोल है पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एनवायरनमेंट में अपना अपना रोल है। So change of the climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. अब क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। क्लाइमेट में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ह्यूमन एनवायरनमेंट में इतना इंटरफेयर कर रहा है, ह्यूमन नेचर में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो लॉस हो रहे हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो सारे लॉस हो रहे हैं ना। इंक्रीज इन पोचिंग रिजल्ट्स इन द शार्प डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। के बहुत ज़्यादा पोचिंग होने से, बहुत ज़्यादा शिकार होने से एक पर्टिकुलर स्पीशीज में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया। बहुत सारी स्पीशीज तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी, बिल्कुल अब दिखती ही नहीं है इस पृथ्वी पर, बची ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पोचिंग। नाउ दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब हमने इनको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, इनको भी केयरलेसली यूज़ किया, अब बारी है इनको भी हमें कंजर्व करने की। मीन्स अब हमारा रोल रह गया है सिर्फ हमारा कंजर्व करने का। सारे रिसोर्सेज को अब तक हम एक्सप्लॉइट करते आ रहे थे, और आई थिंक अभी भी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट अब हमें एक अवेयरनेस लानी होगी और हमें अपने सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा रही हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को क्योंकि हम नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को रिजर्व कर सकें, उनको बचा सकें, उनको कंजर्व कर सकें। आपने देखा होगा बहुत सारी सेंचुरीज हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पर ऐसी ऐसी स्पीशीज हैं जो बिल्कुल अब एक्सटिंक्ट होने वाली है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, मतलब गायब होने वाली हैं, थोड़े टाइम में वो गायब हो जाएंगी। तो उनको हमने कंजर्व करने के लिए ऐसे हमने पार्क्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज खोली हैं। नाउ अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। हमने देखा है कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल्स काफ़ी सेलिब्रेट किए जाते हैं। वो मतलब फॉरेस्ट को अपना एक तरह से डीटी मानते हैं, एक तरह से अपने फॉरेस्ट को देवता मानते हैं जो उनको सब कुछ देता है, और एक्चुअल में है भी है, क्योंकि फॉरेस्ट हमें सब कुछ दे ही दे रहे हैं, कुछ भी हमसे ले नहीं रहे हैं। सो ऐसे प्रोग्राम्स हमें एनकरेज करने चाहिए जिससे वो हम अपने जितने भी फॉरेस्ट हैं इनको कंजर्व कर सकें। आपने देखो कि ट्राइबल जो एरियाज हैं उनमें वन महोत्सव वगैरह इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके के फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, जिनसे वो सारे जो फॉरेस्ट है वो उनको कंजर्व करने में हेल्प मिलती है। नाउ मैनी countries have passed law declaring that trade as well as killing of birds and animals are illegal। और बहुत सारी कंट्रीज ने तो ऐसे लॉ भी पास कर दिए हैं जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि किसी भी बर्ड को, एनिमल को मारना या उनका ट्रेड करना
वो सब कुछ इलीगल है, क्योंकि आजकल जो एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो उस वजह से वो लोग उनको मारते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो ये इलीगल माना गया है ना। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, और ये हमारी एक एथिकल ड्यूटी होनी चाहिए, ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एट लीस्ट एक पौधा तो, एक प्लांट तो ज़रूर लगाए, और सारे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करे, और जो एनिमल्स हैं उनको हेल्प करे, उनको सपोर्ट करे, उनकी जो डेली लाइफ है उनमें उनको हेल्प करे, उनको कंजर्व करे, उनको टॉर्चर ना करे, उनको केयरलेसली उनको यूज़ ना करे। तो ये हर एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक एथिकल ड्यूटी है उसकी कि वो प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करें। नाउ ये सब कुछ था पार्ट सेकंड में। नाउ पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड वियर मास्क एंड स्टे होम। ओके बाय।